लास्ट टाइम हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन जो है उस पे हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हमारे पास गिवन एक इमेज है कैट या नॉन कैट, तो हम ये प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि कैट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो एल्गोरिदम स्टार्ट किया था उसका नाम था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसको मैंने लॉजिट का नाम दिया। लॉजिट में हमने देखा था कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है कि y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, जिसमें x हमारी इनपुट थे, w हमारे वेट्स थे और b हमारी बायस थी। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें प्रॉब्लम ये था, ये वैसे लीनियर रिग्रेशन है, कि इसमें जो वैल्यू आ रही थी वो प्रोबेबिलिटी स्पेस में लाई नहीं करती थी। प्रोबेबिलिटी स्पेस जो है वो सिर्फ 0 से 1 तक होती है। ठीक है, इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट किया था। हमने कहा था जी जो z है दैट वुड बी इक्वल टू w इंटू एक्स प्लस बी, और उसके बाद हमने y हैट जो है, जो कि हमारी प्रेडिक्टेड लेबल्स होंगे, उन्हें हमने कहा था दिस विल बी इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ z। सिग्मॉइड हमने आपको याद होगा कि डिफाइन किया था 1/1 प्लस e रेज टू पावर माइनस z। और इस पर्टिकुलर सिग्मॉइड फंक्शन की खास बात यह है कि ये किसी भी गिवन नंबर को 0 से 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी स्पेस में मैप कर देता है। सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा गिवन मॉडल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाउ गुड इट इज परफॉर्मिंग, और इसके लिए हमें कोई डिस्टेंस फंक्शन चाहिए। हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फंक्शन जो कि कन्वेक्स फंक्शन भी था, अगर आपको याद हो तो मैंने कन्वेक्स फंक्शंस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि कन्वेक्स फंक्शंस जो हैं दोज आर अ बाउल टाइप थिंग। उसमें खास बात ये होती है कि ग्लोबल मिनिमा जो है वो सिर्फ एक होता है, और इस किस्म के जो फंक्शंस हैं ये हमें ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ग्लोबल मिनिमा, तो ये एक कन्वेक्स फंक्शन। तो हमने जो लॉस फंक्शन चूज करना है दैट वुड आल्सो बी अ कन्वेक्स फंक्शन, और हमने इसके लिए जो फंक्शन चूज किया था दैट वाज नेगेटिव लॉग लॉस। नेगेटिव को मैं सिर्फ नेग लिख रहा हूँ, नेगेटिव लॉग लॉस। अच्छा, नेगेटिव लॉग लॉस हमने लास्ट टाइम जो कैलकुलेट किया था वो सिर्फ वन एग्जांपल के लिए किया था, वन एग्जांपल के लिए, और हमने वेरीफाई किया था कि ये लॉस अगर तो y और y हैट में दोनों सेम है तो ये लॉस जो है सेम है तो ये 0 होगा, और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये मैक्सिमाइज होता जाएगा, मतलब 1 2 एंड अप टू अ बिग नंबर। तो दैट इज व्हाई इट विल गिव अस अ डिस्टेंस के वेदर हमारी जो प्रेडिक्शंस यानी हमारा जो y हैट है, इज इट अ गुड एस्टिमेट ऑफ y और इज इट अ बैड एस्टिमेट ऑफ y। सो लेकिन यूजुअली हमारे पास ऐसा होता है कि अगर आपको याद हो तो हमारे पास m ट्रेनिंग एग्जांपल्स, तो m ट्रेनिंग एग्जांपल्स के केस में हम हर एग्जांपल का जो नेगेटिव लॉग लॉस है उसका मीन कैलकुलेट। सो इसका मतलब है कि अगर मैं डिफाइन करूं नेगेटिव लॉग लॉस को, m ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए जो हमारा लॉस है दैट वुड बी अ मीन ऑफ ऑल m एग्जांपल। सो दिस इज लॉस फॉर वन एग्जांपल। अगर आप तो इसको हमने अब सम कर लेना है और इसको हमने अब डिफाइन करना है फॉर m एग्जांपल। हम इसे कहेंगे दिस इज अ फंक्शन JWB, और इस फंक्शन को हम नाम देंगे कॉस्ट फंक्शन। अब आप सवाल आपके ज़हन में आएगा कि सर लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन में क्या फर्क है? तो लॉस फंक्शन इज फॉर सिंगल वन एग्जांपल, बिल्कुल सही, सिंगल एग्जांपल, एंड दिस गाय इज फॉर m मीन एग्जांपल। ऑफ, हाँ m सर ये एग्जांपल। मीन, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि इस फंक्शन को हम
लिख कैसे सकते हैं, लेट मी राइट इट फॉर यू। सिंपली हम इसको 1/m पे डिवाइड कर देंगे एंड देन सम करके 1/m पे डिवाइड कर देंगे एंड विल हैव आवर कॉस्ट फंक्शन। सो जे डब्ल्यू बी, यानी हम इन दो पैरामीटर्स में इंटरेस्टेड हैं, दैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m, यानी कि हमारे पास n एग्जांपल थी, हर एग्जांपल जो है हम उसको i से जाहिर कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअल लेवल एंड log of predicted लेवल। और इसका अगला जो पार्ट था हमारे पास, दैट वाज 1 minus actual label and log of 1 minus predicted label. So this is going to be a sum of losses, लेकिन चूंकि हमें मीन लेना है और ये नेगेटिव भी है, तो इसलिए हम इसको 1/m पे डिवाइड कर देंगे और नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव साइन लगा। सो दिस गाय इज नो आर कॉस्ट फंक्शन। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इस फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करें। हमारे पास w है और b है, तो हम ऐसा w किस तरह फाइंड करें कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो उसकी वैल्यू कम से कम आ जाए। तो इसके लिए हम एक एल्गोरिदम यूज कर, एंड दैट एल्गोरिदम इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है ये हमें हेल्प करेगा इस w और इस b की ऐसी वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसके लिए ये j वाला भाई जो है ना ये मिनिमम हो जाएगा। अभी तक की समरी मैं दोबारा बता देता हूँ। बाइनरी क्लासिफिकेशन यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज मैप टू प्रोबेबिलिटी स्पेस। प्रोबेबिलिटी स्पेस में हमने ये देखना था कि हमारा फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है। वी नीडेड अ डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन के लिए हमने नेगेटिव लॉग लॉस लिया और उसको सम कर लिया m एग्जांपल्स के लिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन टिल दिस टाइम। अब हमने फाइंड करना है एक अच्छा w और एक अच्छा b। इसके लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह काम करता है, ये बड़ी इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज करें, ये तो आपको याद होगा कि लॉस फंक्शन जो हमारा था वो एक कन्वेक्स फंक्शन, इस जगह पे मैंने बताया था। सो वी डू नो दिस गाय इज अ कन्वेक्स फंक्शन। हम स्टार्ट में कोई भी रैंडम w लेते हैं, रैंडम w। अब रैंडम w या तो इस जगह पे होगा या इस जगह पे होगा या इनके आसपास किसी जगह पे होगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको मैं कहता हूं P1। पहले हम P1 के एरिया में देखते हैं कि अगर W हो तो क्या होगा। अच्छा याद रखें हमारा जो x एक्सिस है दिस इज आवर वेट और ये जो हमारा y एक्सिस है दिस इज आवर कॉस्ट या एरर, ठीक है। अच्छा इधर आप एक चीज नोट करें कि मैंने सिर्फ W लिया है, B नहीं लिया। इसकी वजह ये है कि अगर मैं W और B दोनों लूं तो फिर मेरे पास ये जो कर्व है ना ये एक 3 डायमेंशनल चादर टाइप चीज बन जाएगी जो मुझे दिखाना मुश्किल हो, क्योंकि फिर हमारे पास 3 वेरिएबल है ना। लेकिन अगर मैं एक W लूं और लॉस लूं तो अब हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं जिसको मैं 2 डायमेंशंस में दिखा सकता हूं। तो दैट इज व्हाई अभी के लिए मैंने थोड़ी सी चीटिंग ये की है कि मैंने B को इग्नोर कर दिया। लेकिन आइडिया ये कि अगर एक W के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो हम 100 Ws के लिए भी कर सकते हैं, 1000 Ws के लिए भी कर सकते हैं, B के लिए भी कर सकते हैं। सो द आइडियाज जो हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली मैप हो जाएंगे a lot of W's. Let's talk about this gradient descent. So हमारे पास स्टार्ट में एक W था। इस W को जो एल्गोरिदम है हमारा, लेट मी राइट द एल्गोरिदम फर्स्ट। हमारा जो एल्गोरिदम है वो कुछ इस तरह से है, W इज इक्वल टू, अच्छा इसको हमने पढ़ना है अपडेटेड एज, ठीक है, अपडेटेड एज।
क्योंकि ये हमारा W है जो अपडेट होके बनेगा, W माइनस सम एंटिटी into d by dw of j। ये j कौन है? कॉस्ट। ये w कौन है? वेट। इस अल्फा पे मैं बात करूंगा, अभी के लिए आप इसको एक नाम दे दें, दिस अल्फा इज लर्निंग रेट। यू कैन ऑलवेज आस्क मी कि ये क्या करता है, लेकिन मैं अभी इसका जवाब नहीं दूंगा। सो अभी के लिए यू हैव टू स्वॉलो इट कि ये एक लर्निंग रेट है, दिस इज समथिंग कॉल्ड लर्निंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट P1। ये जो एरिया मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस जगह पे आपको, अच्छा डेरिवेटिव पे पहले 1-2 मिनट्स जो है ना वो मैं लगाना चाहूंगा। डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप, ठीक है। स्लोप जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, डेरिवेटिव उसी का फैंसी नाम है। तो ग्रेडियंट, डेरिवेटिव और स्लोप, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो हमारे लिए इनमें कोई फर्क नहीं है, ग्रेडियंट में, स्लोप में और डेरिवेटिव। अच्छा, अब इस जगह पे जो मैंने ब्रैकेट ड्रा की है, इस जगह पे स्लोप हमेशा नेगेटिव होती, नेगेटिव स्लोप। आप मेरे से पूछेंगे सर क्यों नेगेटिव होती है? तो फर्ज करें कि ये हमारा पॉइंट P1 जो है, इसको हमने दो करीब करीब पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। स्लोप हमें पता होती है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है ना। अब इस केस में ये y1 जो है, ये y2 जो है ये नीचे है और y1 ऊपर है। इसका मतलब है कि ये चीज जो है ये नेगेटिव होगी, ठीक है। दैट इज वाई ये जो हमारा m है, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव हियर। लेकिन अब दूसरे एरिया में जिधर मैंने पैरेंथेसिस टाइप चीज बनाई है, ये मैंने जानबूझ के फर्क किया ताकि इसको मैं एंगल ब्रैकेट्स कह सकूं और इसको मैं पैरेंथेसिस कह सकूं। इस एरिया में स्लोप जो है ना ये होती है पॉजिटिव, यानी इस एरिया में डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। हैविंग सेड दैट, फर्ज करें जी, अब हमारा जो वेट था ना, हमने रैंडमली लिया था, क्योंकि स्टार्ट में आपको पता है वेट हम रैंडमली लेते हैं। हमने एक रैंडमली वेट लिया, वो P1 पे आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि यार ऐसा वेट हमें कैसे मिलेगा जिससे हमारा जो J है वो मिनिमाइज हो जाए। हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू J लेंगे इस जगह पे। So we will calculate d by dw of j। ये जो d by dw of j है, now this is going to be negative for this guy। तो इसका मतलब है कि अब मैं अपना एल्गोरिदम देखता हूं, तो ये है w is updated as w minus alpha into something negative, which is w is equal to w माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे अल्फा इंटू समथिंग पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये वेट जो है विल बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड का मतलब है अब ये आ जाएगा P1 बार पे। सिमिलरली दोबारा एल्गोरिदम रन होगा ग्रेडियंट डिसेंट का, फिर दोबारा अब ये आ जाएगा P1 सेकंड बार पे, 2 बार पे। नेक्स्ट दोबारा एल्गोरिदम रन होगा, ये दोबारा आ जाएगा P1 3 बार्स पे, एंड सो ऑन। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इस पर्टिकुलर ग्लोबल मिनिमा पे आ जाए। अब ये जो ग्लोबल मिनिमा है, इस जगह हमारा कॉस्ट या एरर कितना है? मिनिमल। और इस जगह पे हमारा W क्या है? ये वो W है जिसने हमारा कॉस्ट या एरर जो है वो मिनिमल कर दिया। सो isn't that the W we were looking for? ये तो वही W है ना जिसने हमारे एक्चुअल लेबल्स और प्रेडिक्टेड लेबल्स के दरमियान डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। सो इसका मतलब है कि हमने ऐसे वेट्स ढूंढ लिए हैं जो अब हमारे मॉडल को ऐसे, हमारे मॉडल की जो प्रेडिक्शंस है उसको बिल्कुल बेहतरीन कर दें। सो ये एक एग्जांपल थी। सिमिलरली ये एक साइड थी। अब फर्ज करें कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था P2,
अब हम देखते हैं कि इस केस में एल्गोरिदम कैसे एग्जिट। सो नाउ वी हैव अ P2, वी नो दिस गाय इज पॉजिटिव स्लोप। अब हम इस पे ग्रेडियंट डिसेंट W is updated as W minus learning rate into D by dW of J. So now this is some positive thing. W minus alpha into positive. So W is updated as W minus some positive. इसका मतलब है कि ये जो W है अब ये इधर को जाना शुरू कर देगा। अब ये इधर को जाएगा। याद है ना W, ये एक्सिस W था, तो अब W इधर को चला जाएगा। अगली आइट्रेशन में फिर W इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 बार पे चला जाएगा। उससे अगली आइट्रेशन में P2 2 बार पे चला जाएगा। उससे अगली आइट्रेशन में P2 3 बार पे चला जाएगा और उससे अगली आइट्रेशन में ये P2 4 बार पे चला जाएगा। अब ये P2 4 बार वो जगह है जिधर लॉस या कॉस्ट जो है वो मिनिमल है। सो नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर लॉस या कॉस्ट इज मिनिमल। इसका मतलब है कि ये वही पॉइंट है जिसे हम ढूंढ रहे थे, या ये ऐसे वेट्स हैं जिनके लिए जब हम ये वेट्स लगाएंगे तो गिवन ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे हमारा मॉडल बेहतरीन प्रेडिक्शंस करेगा। तो ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो नाउ यू सी कि हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों चूज किया था, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज जस्ट अ वेरी tiny neural network, a neural network which is based on a single weight. So essentially जो कॉन्सेप्ट्स इस सिंगल वेट में हम देख रहे हैं वही कॉन्सेप्ट 1000 वेट में हो सकते हैं, 2000 में, 4000 में। काम तो ऐसे ही होना है। So that is stochastic gradient descent. स्टोकेस्टिक इसलिए कि हमें W स्टार्ट में नहीं पता, हम सिर्फ एस्टिमेट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टोकेस्टिक का लफ्ज जो है ये रैंडम प्रोसेस को जाहिर करता है, किसी भी रैंडम प्रोसेस को जाहिर करता है। बाकी ग्रेडियंट डिसेंट जो है ये एज इट इज है, जिस तरह के मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने ये लफ्ज सुना होगा जी कि मॉडल कन्वर्ज कर गया या मॉडल कन्वर्ज नहीं हो रहा। सम जो जो कुछ डेटा साइंटिस्ट हैं वो ये लैंग्वेज यूज करना बड़ा पसंद करते हैं जी कि मॉडल कन्वर्ज कर रहा है या मॉडल कन्वर्ज नहीं कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि मॉडल अपने मिनिमा पे पहुंच गया। दैट्स इट। सो कन्वर्जेंस मींस कि मॉडल ने जी एक मिनट देना बेटा। कन्वर्जेंस मींस मॉडल ने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया है जिधर लॉस मिनिमम है, तो इसे हम कहते हैं मॉडल कन्वर्ज्ड। जी बेटा जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, आपने जो ग्लोबल मिनिमा का बताया है, आप कैसे श्योर हैं कि आप जो अल्फा की वैल्यू आपने जो चूज की है कि आप ग्लोबल मिनिमा पे ही पहुंच रहे हैं या उसके आसपास पहुंच रहे हैं? एंड हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी आपका कॉन्वेक्स फंक्शन है, आप सिंगल डब्ल्यू पे दिखा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम ऐसे हर केस में एक्चुअल जब हम पिक कर रहे होंगे, हमारा फंक्शन अगर कॉन्वेक्स इस तरह ना हो और उसमें लोकल मिनिमास बहुत ज्यादा हो, तो आप ग्लोबल मिनिमा को कैसे अचीव कर लेंगे? बिल्कुल सही। दो चीजें, पहली बात ये है कि आई हैवंट टॉक्ड अबाउट अल्फा। अल्फा हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता नहीं चलेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रायल एंड एरर, and this is called hyperparameter tuning, and you get this using trial and error. There is no holy grail for finding a very good alpha. So दूसरी बात ये कि अगर बहुत सारे लोकल मिनिमा हो, so that would be something like this guy। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, we don't like these guys, so we try to stay away from them as much as possible। Feel free to use a non-convex function for a loss function, but उसमें मसला ये है कि it may not converge। जी on। So any thoughts? सर, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि ये फंक्शन आप
डिसाइड कन्वेक्स ही क्यों कर रहे हैं? आपकी कुछ जगह पे ट्रेनिंग इस तरह होगी, आप कन्वेक्स फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक क्यों है? नहीं कर तो पाएंगे? कोई आप एग्जांपल दो, उसमें काउंटर एग्जांपल दो, फिर मैं मान जाऊंगा। गिव लेकिन मी अ सर जब काउंटर एग्जांपल। आप वेट्स को जब डिसाइड कर रहे हैं, तो आप अभी आपने सिंगल डब्ल्यू पे दिखाया, इस तरह आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डब्ल्यूज होंगे और बिल्कुल ठीक है, बायसेस होंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। अब मैंने सिर्फ ये बताया है कि मैं ग्रेडियंट डिसेंट करूंगा, और अगर आप गौर करें तो इस जगह पे डी जे बाय डी डब्ल्यू जो है, ये मैंने मैजिक से अज्यूम किया है कि ये हमें मैजिकली पता चल गया। ये हमें मैजिकली नहीं पता चलता। इसके लिए हम एक और एल्गोरिदम यूज करेंगे, जिसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन एसेंशियली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर मिलियंस ऑफ वेट्स, लेट्स पुट इट दैट। बाकी हम मतलब बाकी जो जब मिलियंस ऑफ वेट्स आते हैं तो फिर हम उसके लिए जो है चीजों को कोड कर लेते हैं, और लेकिन हम लॉस फंक्शन कन्वेक्स रखते हैं। इसका मतलब है कि ये 2D में कन्वेक्स है, ये 3D में भी कन्वेक्स होगा। बट 3D में ये आप इमेजिन करें कि एक चद्दर है जिसे 4 लोगों ने पकड़ा हुआ है, और उस चद्दर के बीच में एक भारी बॉल फेंका हुआ है। कैन यू इमेजिन द शेप दैट? Yes, मैं ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन वो एक चद्दर है, 4 लोगों ने पकड़ी, दरमियान में एक भारी बॉल है, तो वो दरमियान से नीचे झुकी होगी। दैट वुड बी दी हायर डायमेंशनल डिपिक्शन ऑफ अ कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, एब्सोलूट जीरो अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन ये हो सकता है कि आपको जो लॉस है वो मिले 0.0005 या 0.000678, और उसके बाद एक्चुअली अब यहाँ आ जाता है लर्निंग रेट। लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग रेट, क्योंकि वो मैंने पहले स्किप किया। आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट के दरमियान कुछ जंप है, जैसे ये P1 था, ये P1 बार था, ये P1 2 बार था। अब इनके दरमियान जंप कितना होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है जब मैं इधर पहुंचूं और ये जंप ज्यादा हो तो मैं हो सकता है इधर पहुंच जाऊं, इधर ना आ सकूं। तो हाउ आर वी, मतलब हम कैसे चाहेंगे कि हम ये पिंग पोंग ऐसे ना खेलते हैं? तो इसके लिए हम एक लर्निंग फंक्शन जो है, सॉरी लर्निंग रेट जो है, हमारी कोशिश होती है कि ये जितना कम पॉसिबल है उतना कम हो। लेकिन अब इसका इसका एक ये ट्रेड ऑफ है। वजह ये है, अब फर्ज करें लर्निंग रेट आपने बहुत कम रखा, तो आइट्रेशन पहली के बाद ये इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा। इसका मतलब है आपके मॉडल को कन्वर्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने लर्निंग रेट ज्यादा रखा तो फिर आपका मॉडल हो सकता है कन्वर्ज होने की बजाय पिंग पोंग या जिगजैग पोजीशन में चला जाए। सो दैट इज द ट्रेड ऑफ यू नीड टू कंसिडर। इसका मतलब है टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि आप पहले 10 या 15 इपॉक्स के लिए लर्निंग रेट ज्यादा रखते हैं, ताकि आपका लॉस तकरीबन इस पॉइंट पे पहुंचे जिधर मेरे पेंसिल है। जब इधर आपके पास मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद आप लर्निंग रेट सडनली मिनिमम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। इसका मतलब है अब वो आहिस्ता आहिस्ता जंप्स लेगा ताकि वो इस पर्टिकुलर जगह पे कन्वर्ज हो जाए। But again, that's something you get using trial and error, and that may change for every different problem you encounter. सर एक क्वेश्चन है पूछो। सर, अगर कॉस्ट फंक्शन जो है जीरो आए यानी कि मिनिमम आए, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल है वो 100% एक्यूरेट है, और ऐसा हो सकता है? 100% एक्यूरेट जो है ना वो सिर्फ वलीउल्ला हो सकते हैं, मॉडल नहीं हो सकते। सो वी डोंट वांट आवर, असल में मसला ये है कि देखो बेटा, हमारे पास जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स है ना, वो पूरी दुनिया की पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स को जाहिर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर उनके अलावा कोई इनपुट और आउटपुट एग्जांपल आ गई जो मिलती जुलती तो उनसे हो, तो मॉडल हो सकता है एरर कर जाए। ठीक है ना? तो इसलिए ये जितनी भी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ते हैं ना, इसमें दो चीजों के दरमियान हमेशा लड़ाई रहती है। वो दो चीजें क्या है? ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये है कि ट्रेनिंग पे रिजल्ट 100% हो जाए। जनरलाइजेशन ये है कि टेस्टिंग या अनसीन डाटा जो है ना, उस पे मॉडल जितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है
उतना अच्छा रिजल्ट दे। लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ना तो फिर जनरलाइजेशन सफर होगी, इसलिए आप एक हद से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर, यानी कि इसको हम एक और भी नाम देंगे, अभी मैं वो नाम सिर्फ बता देता हूं, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दैट नेम इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। आई विल टॉक अबाउट इट बट नॉट टुडे। हाँ सर, जैसे हम वेट्स को अपडेट कर रहे हैं उसी तरह से हम लर्निंग रेट को अपडेट नहीं कर सकते? नहीं हम बेटा, खुद उसको लर्निंग रेट दे रहे हैं। जी देखिए ना, वेट्स तो अपडेट कर रहे हैं क्योंकि हमें जे डब्ल्यू बता रहा है लॉस वेट्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई हैश, वाई वाई हैट। लर्निंग रेट का तो कोई लॉस है ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं, अर्ज की मतलब आप थी। बता रहे थे ना कि P1 P2 के दरमियान जो हम गैप रखते हैं जी वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना अगेन, चाहिए। हाँ जी, वो इसीलिए मैं मैंने उससे अर्ज उसी वजह अर्ज से पूछा हाँ जी, था कि इसीलिए मैंने अर्ज की थी कि हम इसको ना ट्रायल एंड एरर से फाइंड करेंगे। और ये कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसे हम ट्रायल एंड एरर से फाइंड करते हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हमें, जब हम एक्चुअल बड़े न्यूरल नेट्स ट्रेन करेंगे, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हम इनकाउंटर करेंगे जो ट्रायल एंड एरर से इनका, जिनको हम सीखते हैं। उन तमाम पैरामीटर्स को हमने एक नाम दिया है हाइपर पैरामीटर्स। यानी हाइपर पैरामीटर ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम डेटा से नहीं सीख सकते, वो हमें एक्सपेरिमेंटेशन से सीखने। तो अब आप हाइपर पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं कि वो तमाम पैरामीटर्स जो हम गिवन डेटा से नहीं सीख सकते, वो हाइपर पैरामीटर होते हैं। सो दैट हाइपर पैरामीटर जो है वो लर्निंग रेट भी हो सकता है, वो हाइपर पैरामीटर नंबर ऑफ न्यूरॉन भी हो सकता है, वो हाइपर पैरामीटर टाइप ऑफ न्यूरॉन भी हो सकता है, वो हाइपर पैरामीटर नंबर ऑफ वेट्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन। देयर इज अ रियली बिग लिस्ट ऑफ हाइपर पैरामीटर। सर अगर हम ये लर्निंग रेट जो है काफी कम रखें, यानी कि कम डिस्टेंस हो, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर करें, तो सर इसकी वजह से ओवर फिटिंग हो जाएगी और हम नहीं 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 ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर नहीं, लेंगे। ये ओवर फिटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखो, अब इस जगह पे मैं हूँ जिधर मैं लिख रहा हूँ, जिधर मैंने टिक लगाया, राइट। अब इस जगह से अगर मैं बहुत कम लर्निंग रेट रखूं तो आप देखो मेरे जंप्स कितने छोटे होंगे। आप देख रहे हो ना कि बहुत मुझे ज्यादा टाइम मुझे लगेगा। मिनिमा में पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन सर इससे एक्यूरेसी नहीं बढ़ जाएगी? अगर एक वेट के लिए तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। व्हाट इफ आपके पास सीरियसली डीप नेटवर्क है, फिर क्या करोगे? फिर क्या उसको 2 साल तक ट्रेन तो नहीं कर सकते कम लर्निंग रेट, राइट। अगेन, हर प्रॉब्लम पे और हर स्ट्रक्चर पे ये डिसीजन आपने खुद करना है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, ट्रायल एंड एरर से ट्यून करना, हेंस द नेम ओके सर। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सर ये एक क्वेश्चन है मेरा इसके रिलेटेड। पूछो। ये सर जो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट आइटरेशन ज्यादा, अगर हम अल्फा कम रखेंगे तो ज्यादा आइटरेशन लगेंगे, वो जी भी उमर समझ आ गया। जी। लेकिन सर इसमें जब हम कहते हैं नेक्स्ट आइटरेशन लगेगी, एक दफा तो डब्ल्यू कंप्यूट हो रहा है, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, डब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव आएगी तब भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सर नेक्स्ट आइटरेशन से क्या मतलब है? हम इसको हाँ, आइटरेशन नेक्स्ट या आइटरेशन इपोक का मतलब है कि पहले मैंने पूरी ट्रेनिंग एग्जांपल ली और उसके बाद ये अपडेट किया, फिर मैंने दोबारा पूरी एग्जांपल ली, ये अपडेट किया, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन अगर मेरे पास 1 मिलियन एग्जांपल हैं तो इसका मतलब है कि ये तो बड़ा ही पेनफुल प्रोसीजर है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरे डाटा पे डब्ल्यू नहीं कैलकुलेट करते। हम कहते हैं ठीक जी है, कि हमने 256 के बैचेस लेने। ठीक है। हमारी हमारी होप ये होती है कि हम 256 के बैचेस के बाद जो अपडेशन कर रहे हैं वो हम्म, इन द लॉन्ग रन एक्चुअली पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने की अपडेशन हो। तो इस किस्म के केस में फिर हम एक लफ्ज साथ लगाते हैं, स्टोकेस्टिक। क्यों? क्योंकि हम बैचेस तो रैंडमली बना रहे हैं ना, हमारे पास तो कोई हम्म, एल्गोरिथम नहीं है कि पहले ये दो बैच दो, ये वाले एग्जांपल लो, फिर ये लो। हम हर बार रैंडमली बैच बनाते हैं और ग्रेडियंट डिसेंड करते हैं। इसका फायदा ये है कि ये बहुत तेजी से वेट्स अपडेट करता है और हमें पूरे डाटा जो है उसके बाद एक दफा वेट नहीं अपडेट करने पड़ते। सो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, लेकिन इट्स अ रियली गुड ट्रेड ऑफ क्योंकि इट्स वर्किंग रियली गुड। तो यस, इसलिए ग्रेडियंट डिसेंट के साथ फिर हम एक एडिशनल लफ्ज लगा देते हैं, स्टोकेस्टिक। ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच जाते हैं तो हम ये कैसे इंश्योर करते हैं कि
वी आर डन। ये हमारी मंजिल थी। ओके, ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमें एल्गोरिदम बता रहा है। लेट मी, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो रेट ऑफ जो मिनिमा होता है उस पे डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा ना? यस सर। Zero. Good. So when we have W is updated as W minus alpha into really small number, तो W पे कितना असर पड़ेगा? W minus alpha into a really small number, मैं उसे कह देता हूँ 0. So W is updated as W. So that is why the word converge, क्योंकि इस पॉइंट से ऑनवर्ड W चेंज नहीं होंगे. उसके वेट अपडेट नहीं होंगे मजीद। यस, क्योंकि अब आपकी देखे ना, आपकी ग्रेडियंट जीरो हो गई ना, ग्रेडियंट जीरो हो गई तो इसका मतलब है कि वेट अपडेट नहीं होगा. और इस पर्टिकुलर स्टेट को फिर हम कहते हैं जी अब मॉडल कन्वर्ज हो गया, यानी इसने ऐसे वेट्स फाइंड कर लिए जिनके लिए गिवन लॉस फंक्शन जो है ना वो मिनिमाइज्ड. जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, जब हम इसको ज्यादा पैरामीटर के लिए करते हैं ना, जैसे W और B के लिए, तो हम इस d/dw ऑफ J की जगह फिर ना पार्शियल डेरिवेटिव्स का साइन यूज करते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल्टा ओवर डेल्टा W ऑफ J, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में हमारे पास J के पैरामीटर्स जो है W भी है और B भी है, तो हमें दो J को दो दफा देखना होगा. एक डेल्टा J ओवर डेल्टा W, सिमिलरली डेल्टा J ऑफ डेल्टा B. सो अगर हमारे पास होता J W1 W2 और B, तो फिर हमें J को तीन दफा देखना होता. डेल्टा W1, partial derivative J of delta W2, and partial derivative J of delta of B, and so on. So now on we call this guy partial derivative, और partial derivative को हम कहते हैं gradient. अब नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह जो है जो JW है ना, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसे इसके लिए ना हम यूज करते हैं कंप्यूटेशनल ग्राफ्स, और कंप्यूटेशनल ग्राफ्स को यूज करते हुए फिर हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास करते हैं, जिसे हम बैक प्रोपगेशन करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कल का है दैट वुड बी फॉरवर्ड प्रोपगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन यूजिंग कंप्यूटेशनल ग्राफ्स.